अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? बेटा ठीक है। वेलकम बैक आफ्टर द वेकेशंस। और आई होप कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया और खूब सारी मूंगफली खाई और खूब सोए और खूब आप लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया। चलें, अच्छी बात है अगर आपने ये किया, क्योंकि बाहर नहीं निकले तो ये बड़ी अच्छी बात है जी कि आप लोग घर में रहे और सोते रहे, वो भी ठीक है। चलें, अब क्या कर सकते हैं, घर बैठा बंदा क्या करे। बट कोई अच्छी एक आधी बुक पढ़ लेते या वो बेहतर होता। तो आई होप आप सबने एंजॉय कर लिया खूब। और एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि इंशाल्लाह ताला फ्रॉम द 1st ऑफ फरवरी हमारी यूनिवर्सिटी जो है दैट वुड रीओपन इंशाल्लाह। अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई कि कैसे खुलेगी, क्या नए एसओपीज होंगे, मतलब क्या ऑल्टरनेट डेज पे खुलेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस और वो पार्शली चलेगा, कौन से सेमेस्टर्स पहले आएंगे कौन से बाद में। तो अभी द थिंग्स आर नॉट क्लियर। जैसे इंशाल्लाह क्लियर होगा आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा हमारे बाद। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि 1 फरवरी से अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू ओपन। अच्छी बात है, हम लोग भी तंग आ गए, आई मीन बोर हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस से, आप लोग भी हो गए हैं। इट्स नॉट दैट इंटरैक्टिंग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बोरिंग, वरना कोई मसला नहीं है, बट इट्स नॉट दैट इंटरैक्टिव। हाँ जी, अच्छा, ये अच्छा सवाल आ गया, व्हाट अबाउट पेपर्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स। जैसी बेटा यूनिवर्सिटी ओपन होगी, ये अभी फाइनल नहीं है, मैं एक अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ। जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी, आई थिंक, इन माय ओपिनियन, सबसे पहले आप लोगों के पेपर्स, जो कि आजकल शायद प्लान बन भी रहा हो, ठीक है। आजकल प्लान शायद बन भी रहा हो। मीटिंग्स जो वेकेशंस थी ये 15 दिन, उसमें तो कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन अब जब ऑफिस खुल गए हैं, तब ये जरूर प्लान बन रहा होगा, एचओडीज बैठे होंगे और डीजे साहब बैठे होंगे, तो आपके एग्जाम्स के बारे में सबसे पहले बात हुई होगी। जिनके रह गए एग्जाम्स, उनके एग्जाम्स पहले लिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्सिटी ओपन होगी, मैं आप लोगों को ये एज्यूमेबली कह रहा हूँ, कोई श्योर नहीं है, मेरे पे ना रहना, वही बात है। नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको फॉर्मल, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों के पहले वीक में ही एग्जाम्स हो जाएंगे, तो आप लोग तैयारी रखें उसकी, ठीक है। यानी अगर यूनिवर्सिटी 1 फरवरी से ओपन हो रही है, तो मैं ये अज्यूम करूँ कि 1 फरवरी से आपके एग्जाम्स भी शायद शुरू हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अब अगले पिछले सेमेस्टर के जो पेपर आएंगे उनकी तैयारी करें, ठीक है। अच्छा जी, तो हैविंग सेड दैट, हम लोग रिज्यूम करते हैं अपनी स्टडी को फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। और बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जा रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, बड़ी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो इसी तरह की एक नई चीज है ईओक्यू मॉडल। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में? थोड़ा क्या होती है, क्यों जरूरी है? बेतहाशा वीडियोस हमने देखी, जो हमारे सेशन को इंटरैक्टिव भी बनाती हैं, इंटरेस्टिंग भी, और एक्सप्लेनेटरी भी वीडियोस हैं काफ़ी अच्छी। टू बिन सिस्टम, एबीसी सिस्टम, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम आपने पढ़ा। और आज हमने पढ़ना है इन ईओक्यू मॉडल। तो लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि टाइम कम था, और ईओक्यू इज अ फुल फ्लेज मॉडल। इसके लिए हमें एक या शायद 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे, एक लेक्चर का ये टॉपिक नहीं है। ईओक्यू क्या होता है? बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, EOQ is a very important topic of finance। फाइनेंस से मतलब मेरा बेटा, आप लोग ये ना समझा करें कि मैंने तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन नहीं रखनी, मेरे किस काम का। फाइनेंस का मतलब है एनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो हर डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा फाइनेंस पता होता है, और होना चाहिए पता। एचआरएम वालों को भी पता होना चाहिए फाइनेंस, मार्केटिंग वालों को भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी टर्म है जो कि हर डिपार्टमेंट में यूज होती है, हर डिपार्टमेंट को पता होती है। और इसकी इंपॉर्टेंस का आप ये अंदाजा लगाएं कि मुझे याद है, मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज दिए अपनी जवानी में भी, अभी भी वैसे इतनी नहीं है बुढ़ापा, लेकिन जो जॉब इंटरव्यूज दिए या कहीं पे एडमिशन इंटरव्यूज दिए, तो मुझे याद है कि ये तकरीबन 3 से 4 दफा
ये मैंने कोई इतने ज़्यादा दिए भी नहीं इंटरव्यूज़, 3-4 ही दिए होंगे। 2 से 3 दफ़ा, 2 तो मुझे पक्का पता है, तीसरा भी मुझे डाउट है। ये उन 4 में से 3 दफ़ा मेरे से सवाल किया गया कि ईओक्यू क्या है? तो आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि ये ईओक्यू इतनी बड़ी फाइनेंस है, इतनी बड़ी अकाउंटिंग है, उसमें से एक उनको ईओक्यू ही मिला था, तो उन्होंने ये सवाल किया क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली सवाल इसलिए भी किया जाता है। और मज़े की बात कि मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की, इंटरव्यूज़ वगैरह लेना स्टार्ट किए बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए, मैं भी ये सवाल करता हूँ कि ईओक्यू क्या है? क्यों? ये मुझे क्या बताता है सवाल? ये सवाल मुझे बताता है कि इस बच्चे ने किस लेवल का पढ़ा है, या इसने रटा मारा है या कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। क्योंकि ये ईओक्यू आपको ये कॉन्सेप्ट से कम ही एक तो किया जाता है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको कॉन्सेप्ट से आपकी जो मेंटालिटी है या आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो कॉन्सेप्चुअल रही है। अमूमन इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी कराया जाता, तो अगर किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं तो कहता हूँ इसको एक बेंचमार्क समझता हूँ इस सवाल को कि ईओक्यू का मतलब क्या है। अब जिस बच्चे ने रटा मारा था वो मुझे फ़ॉर्मूला बता देता है, जिस तरह आपके सामने भी एक फ़ॉर्मूला आ रहा होगा। जिसने कॉन्सेप्ट से पढ़ा होता है, तो वो ही सिर्फ़ कॉन्सेप्ट बता सकता है और कोई इतना रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है। आज आप लोग देखिएगा कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। ईओक्यू होता क्या है जी? ईओक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ stands for economic order quantity। अच्छा, होता क्या है जी? EOQ is an inventory management model। इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक तरीकाकार है, एक मॉडल है, जो सदियों से तो नहीं, सालों से चलता आ रहा है, तिहाइयों से। और ये करता क्या है, बताता क्या है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कहाँ पे हमें मदद करता है? ये हमें इन्वेंट्री के ऑर्डर करने में मदद करता है। तो मैंने आपसे ज़िक्र किया था पिछले लेक्चर्स में कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो कोई जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग जिसके हमने मेथड्स अभी पढ़े भी हैं, फिर प्रोडक्शन था जिसमें हमने जस्ट इन टाइम भी पढ़ा था। लेकिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ही एक एस्पेक्ट है ऑर्डरिंग। ऑर्डर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये जो एस्पेक्ट है इसको भी हमें देखना है। और उसमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर बात की जाए कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज रिलेटेड टू कॉस्ट एंड इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ने का, करने का, लिखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईओक्यू यानी कि जो सॉरी ऑर्डरिंग की इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, वो उसका मकसद है हमारा टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो हम अब वो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं या वो तरीके पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अपनी इन्वेंटरी कॉस्ट को मिनिमम करेंगे। सो विद दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हैविंग सेड दैट, ईओक्यू मॉडल क्या होगा? ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मॉडल छोड़ दें, मॉडल तो फॉर्मूले का नाम है। ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? It is going to be that amount of inventory, that quantity of inventory which, if ordered, would have the minimum inventory cost for the company। यानी अगर आप इतना ऑर्डर करेंगे तो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम पड़ेगी। अच्छा, आप कितना ऑर्डर करेंगे? जी 3 सवाल हैं या अटेंडेंसेस है, मैं एक सेकंड देखता हूँ। अटेंडेंस, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ऑर्डर की वो क्वांटिटी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है। ठीक है, इस नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर की वो क्वांटिटी जो सबसे इकोनॉमिक है, यानी विच इज मोस्ट कॉस्ट फ्रेंडली या मिनिमम
कॉस्ट बेयर करती है, जो आपको आपके लिए वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगी। तो जब आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है एज अ बिजनेस, आपने कितनी इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है, ये सवाल है असल सवाल। कि उतनी का ही करना है जितनी में आपको कॉस्ट मिनिमम होगी, ठीक है, ये उसका जवाब है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, और उस फॉर्मूला से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी जो उस फॉर्मूला की तरफ लीड कर रही हैं हमें, और उस फॉर्मूला का पार्ट ही है एक्चुअली। सबसे पहली बात, देखिए भाई, आप लोग उतनी ही इन्वेंट्री, साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या एक टाइम की बात कर रहे हैं, या साल की बात कर रहे हैं, आप पूरे साल में उतनी ही इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे जितनी आपको चाहिए। नॉट अ रॉकेट साइंस, ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन सेंस कहती है कि आपने उतनी इन्वेंट्री ही ऑर्डर करनी है जितनी आपको चाहिए, जितनी, और चाहिए कितनी, जितनी डिमांड है। सो यूजेज एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि आपने उतना ही यूज करना है इन्वेंट्री को जितनी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, यानी उतनी ही इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है जितनी आगे आपने बेचनी है, या जिससे आपने चीजें बना के उतनी बेचनी है। सो व्हाट determines the order quantity, the usage, and what determines the usage, the demand। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, डिमांड और यूजेज। हम जो लफ्ज यूज करेंगे वो यूजेज का होगा। यूजेज क्या है, वो इन्वेंट्री की अमाउंट जो आप पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, किसमें, प्रोडक्शन। ठीक है जी, क्लियर। तो हमें उतनी ही पूरे साल में क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, पूरे साल की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस है कि हम एक ही दफा सारी की सारी जो साल की यूजेज है वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, आपको मिसाल के तौर पे पूरे साल में 1000 किलो, 1000 kg मटेरियल चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक ही बारी 1 जनवरी को या किसी भी डेट को आप 1000 kg ऑर्डर कर दें और एक ही दफा टेंशन खत्म करें। आपके पास सारी की सारी इन्वेंट्री आ जाएगी, सारे का सारा रॉ मटेरियल आ जाएगा, 1000 kg आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की तरह, जो हमने पढ़ा था कि जैसे इन्वेंट्री की जरूरत हो तभी ऑर्डर करें, थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन हर रोज ही 1-1 किलो ऑर्डर कर दें, या 2-2 3-3 किलो ऑर्डर कर दें। ठीक है, एक ये भी आपके पास ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, ना एक ही बारी सारी कर दें, ना बहुत थोड़ी करें। अच्छा, अब मैंने जब ये बात की थी कि एक ही दफा सारी इन्वेंट्री ऑर्डर कर दे, तो आप लोगों के जहन में कुछ सवालात आए होंगे, या कुछ आईब्रोज आप लोगों की खड़ी हुई होंगी। आईब्रोज रेस होने का मतलब है कि कुछ आप लोगों ने कंसर्न शो किया होगा, स्केप्टिक हुए होंगे कि यार ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये कैसे हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई आप लोगों के जहन में एक बात खटकी होगी कि यार सारी अगर एक ही दफा ऑर्डर कर दे तो उसके कुछ नुकसानात भी है ना। वो नुकसानात क्या है, कोई बताना चाहेगा? अगर आप सारी इन्वेंट्री एक ही दफा ऑर्डर कर दें, 1000 किलो आपको चाहिए टोटल पूरे साल में माल, तो आप एक ही दफा 1000 किलो ऑर्डर कर दें, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, बताएं जी। जी, मटेरियल खराब भी हो सकता है, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ इन्वेंट्री ऐसी भी होती है जो पेरिशेबल है, बिल्कुल शाबाश, वो तो आप ऑर्डर ही नहीं कर सकते ना, एक ही बारी में खराब हो जाएगी। इसके अलावा तो सारी यूज ना हो, वेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल शाबाश। फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन हो सकती है, वेरी गुड, ये भी बड़ा आपने बेटा आगे की सोची है। डिमांड कभी कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है जी। रेट्स बाद में कम हो सकते हैं, बिल्कुल, या प्राइस कम हो सकती है, सबने बताया, तहरीम ने, इमरान ने। ठीक है जी, चले मैं आपको एक ना हो जाए माइंड कि हम ये प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। चले एक और मैं आपको ना पहलू देता हूँ सोचने का, कॉस्ट से रिलेटेड कुछ सोचें कि अगर हम एक ही दफा सारी इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो हमें कॉस्ट के हिसाब से ये कैसा रहेगा, सोचें जरा। फाइनेंस इशू, हाँ जी, कि एक ही दफा आपके पास इतने पैसे हो ना हो, बिल्कुल ठीक है। चले अगर आपके पास
इतने सारे पैसे हैं भी, ठीक है इतने पैसे आप। हाँ, ये शाबाश मानून ने एक बात की कि बल्क में अगर परचेज करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, बिल्कुल डिस्काउंट भी मिल सकता है। अच्छा, क्या कॉस्ट से रिलेटेड कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होगा? कैपिटल को छोड़ें, कॉस्ट की बात अगर हम करें तो क्या कॉस्ट से रिलेटेड कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? हाँ जी, मटेरियल की प्राइस कम भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल। चलें, अब मैं आपको जो बेसिकली ईओक्यू के अंदर अगली टर्म मैं आपको बताने लगा था, उसकी तरफ लेके चलता हूँ और ये मैं आपको उसकी तरफ ही लेके जा रहा हूँ इन सवालात से, और आप कुछ हद तक पहुँचने वाले थे, अगर हम ये डिस्कशन थोड़ी करते हैं लंबी। बेटा, आप जो भी इन्वेंटरी बाय करेंगे, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। आपको उसको वेयर हाउसिंग में लेके जाना पड़ेगा, वेयर हाउस करना पड़ेगा उसको। यानी कि उस इन्वेंटरी को आपको जितने भी आप ऑर्डर करने जा रहे हैं, उसकी स्टोरेज पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट्स लगेंगी, खर्चे लगेंगे, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लगेंगी, वो जगह का खर्चा होगा, अगर किराए की है तो किराया उसका, अगर ज़्यादा इन्वेंटरी आप स्टोर करेंगे तो ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा इन्वेंटरी स्टोर करेंगे तो ज़्यादा लोग उसके लिए रखने पड़ेंगे और सिस्टम उस हिसाब से आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप इन्वेंटरी को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग मी? आप अगर इन्वेंटरी एक ही दफा 1000 किलो ले लेते हैं, तो उस 1000 किलो को अब आपको स्टोर करना है। उस 1000 किलो को अब आपको स्टोर करने के लिए उतनी बड़ी जगह चाहिए, उतने ज्यादा लोग भी चाहिए। ठीक है, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है और उस स्टोरेज कॉस्ट को हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, या इसका एक और नाम भी है, एक मिनट, इसका एक और नाम भी है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ठीक है जी, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, ये नाम है। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट के ही दूसरे नाम हैं। तो हमारी, अगर हम 1000 का 1000 केजी वो कर देते हैं ऑर्डर, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके हो गया? अच्छा, अब दूसरी केस में अगर आप, दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके किलो-किलो, 2-2, 3-3 करके ऑर्डर करेंगे, तो बेटा उस केस में क्या होगा? हमारी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी, स्टोरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। क्योंकि अगर आप रोज़ का 3 किलो ऑर्डर कर रहे हैं, तो 3 किलो को स्टोर करने के लिए ना कोई इस तरह बंदा आपको एक्स्ट्रा चाहिए और ना आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है। फॉलोइंग मी? चलें, तीसरा सिनेरियो क्या है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट, अगर आप बीच वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, कुछ 100 करके या 200 करके या 50-50 करके, या जिस तरह भी अगर दरमियानी रास्ता इख्तियार करें और उस हिसाब से अगर आप रोज रोज कह रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑर्डर करें, तो आप दरमियान में रहेंगे, यानी ना आपकी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम होगी, ना वो मैक्सिमम होगी, दरमियान में कहीं लाई करेगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस हिसाब से तो हमें रोज का 1-1, 2-2, 3-3 किलो ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके साथ एक और कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट।
आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एक कॉस्ट होती है जो पड़ेगी, और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है ऑर्डर करने की कॉस्ट। ऑर्डर करने की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। एक आजकल के दौर में तो बड़ा माइनर सा खर्चा है जी, टेलीफोन का खर्चा है फॉर एग्जांपल। चलिए ये तो इतना खर्चा नहीं, फ्री का फोन है आजकल, फ्री की इंटरनेट, या इंटरनेट के थ्रू अगर कर रहे हैं, चलो इंटरनेट का बढ़िया 1000 2 3 रुपए का आपका कनेक्शन है महीने का, वो खर्चा होगा। इसके अलावा आपको बेटा हर बारी वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक बड़ा मेजर पार्ट है। 3 किलो मंगवाएं, अब वो गाड़ी वाला कहेगा भाई मेरी गाड़ी की कैपेसिटी 1000 किलो है, ठीक है, या चले 50 किलो, आप 3 ही मंगवा रहे हैं तो पैसे तो आपको 50 के या 1000 के देने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। फिर अगर किसी एजेंट के थ्रू आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपका एक प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट उसको कहते हैं हम, उसके आपके एम्प्लॉयज भी हैं। अगर उसके एम्प्लॉयज नहीं तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, एजेंट के थ्रू भी ऑर्डर कर रहे हैं, उसको कमीशन देंगे। क्या जो आपका प्रोक्यूरमेंट ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है उसकी सैलरीज होंगी, जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतना ज्यादा आपको डिपार्टमेंट भी चाहिए प्रोक्यूरमेंट, उतना एजेंट की कमीशन भी ज्यादा बनेगी, उतने एजेंट भी आपको ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है जो कि कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। अब आप लोग बताएं, अगर आप 1000 किलो, बल्कि मैं ही बता देता हूँ छोड़े, अगर आप 1000 किलो एक दफा ऑर्डर कर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। एक ही ऑर्डर किया, ठीक है, एक ही दफा, एक ही बंदा आपको चाहिए, एक ही एजेंट के थ्रू कर दिया, और कोई फोन का खर्चा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ही दफा खर्चा हुआ, तो ये आपका खर्चा मिनिमम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप रोज का 2 2 3 3 किलो ऑर्डर करते हैं, 1 1 किलो ऑर्डर करते हैं, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉलोइंग मी? तो इस केस में अगर आप तीसरा काम करें, यानी दरमियानी कोई रास्ता इख्तियार करें, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। तो अब आपके पास दो कॉस्ट आ गई और दोनों का आपने कॉन्सेप्ट देखा, और वो उसको आपने ऑर्डर के साथ मिलाया। नंबर वन, if you order once all of the quantity, the carrying cost is maximum, and the ordering cost is minimum. Whereas अगर आप रोज का थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर करेंगे, carrying cost is minimum but ordering cost is maximum, तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। बेशक आपको स्टोर नहीं इतना करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर तो बार बार करना पड़ेगा। तो तीसरा जो रास्ता है वो ना मिनिमम होगा दोनों केसेस में, ना मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, जिसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये दोनों मिला के मिनिमम हो। तो हमें वो ऑर्डर की क्वांटिटी फाइंड करनी है जिसके लिए कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम, यानी उनका टोटल, ये मिनिमम हो। बेशक एक मैक्सिमम हो दूसरा मिनिमम हो, लेकिन हमें बेसिकली मिनिमम और जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो चाहिए, और वो है कि इन दोनों का सम जिसमें मिनिमम हो। यानी जी सवाल ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल जी, रिस्क, एक्सीडेंट रिस्क, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो खर्चे थे। अच्छा जी, तो बेसिकली ईओक्यू क्या है, वो ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द टोटल ऑफ या द सम ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। सॉरी। ठीक है जी, तो वो हमें एक अमाउंट चाहिए। अब अभी परचेज कॉस्ट को आप छोड़ें, इसका फॉर्मूला क्या है ईओक्यू का? ईओक्यू का फॉर्मूला आप देखें अगर, तो आपके सामने ये जो लाइनें हैं ये बेसिकली अंडर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको आप कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। आपने अंडर रूट लेना है होल ऑफ 2 into u into o, इस सारे को डिवाइड करना है सी यू से। अब ये क्या है, टू तो टू है, ठीक है, दो, यू है आपकी एनुअल यूजेज,
यू से याद रखें यूजेज, ओ है आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट या पर ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, सीयू क्या है? सीयू है आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी यही तीन चीजें थी, यूजेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो इस फॉर्मूला से आप लोग ईओक्यू निकाल सकते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि वो ऑर्डर की क्वांटिटी जिसके लिए आपका जो टोटल है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का वो मिनिमम होगा। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम करते हैं इसका। ये अच्छा जी, ये देखें फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अगर इफ द कंपनी कॉस्ट 5 ईयर पर ईयर टू होल्ड अ पेयर ऑफ जीन्स इन इन्वेंट्री, और उसकी फिक्स कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज $2, और यूजेज जो है उस कंपनी की वो 1000 जीन्स है, जीन्स की जो पैंट होती है, ठीक है। तो ईओक्यू बताएं, या बताएं हर बारी कंपनी को कितना ऑर्डर करना चाहिए। तो ये फॉर्मूले में जब आपने वैल्यूज पुट की, 2 into 1000 usage into 2 which is per order cost divided by 5 which is the cost of carrying cost per unit, तो आंसर आता है 28.3। अब 28.3 तो नहीं ऑर्डर करेंगे क्योंकि केजीज तो है नहीं, तो ये तो यूनिट्स की बात है। तो यूनिट्स की बात करें तो इतनी हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम इसको या 28 कर लेंगे या 29 कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 28 या 29, 28.3 टू बी प्रिसाइज, इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप हर बारी 28-29 जीन्स ऑर्डर करेंगे तो आपको कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी, यानी उनका सम मिनिमम पड़ेगा। तो ये है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 28 करने के लिए। तो 28 घंटे आपने हर बारी ऑर्डर करनी है, 28 करके आप 1000 तक पहुंचे, ठीक है। हाँ, 1000 एक दफा कर देनी है ना, एक एक करके करनी है। आपने 28 करके वो पेंटिंग ऑर्डर कर दी है, तो इस फॉर्मूले के तहत आपको कॉस्ट मिनिमम, ठीक है जी। अब ये वाला सेशन खत्म होने वाला है बेटा, आप लोगों ने फौरन ना दूसरा ज्वाइन कर लेना, और उसमें मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। ये ईओक्यू को ना थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अभी आप में से किसी ने जिक्र किया था कि जब बल्क में परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ईओक्यू जो सॉरी टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री की, उसकी एक कॉस्ट है परचेज कॉस्ट। तो अगर आपको ज्यादा बाय करने पर डिस्काउंट मिले तो आपका ईओक्यू चेंज हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आप 1000 के 1000 घंटे इकट्ठी ऑर्डर करते हैं, हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो हमने वो भी कंसिडर करना है। अब जब अगला करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, अगला करेंगे इसके बाद, वो हम उस डिस्काउंट के साथ भी करेंगे। तो याद रखिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर परचेज कॉस्ट भी शामिल है। जी बेटा, वेलकम बैक। और अब जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले जाने से कि हमने डिस्काउंट की भी कोई बात करनी थी, तो बेसिकली ईओक्यू की जो कॉस्ट है मिनिमम, वो इंक्लूडिंग परचेज प्राइस भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ना एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम अभी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा ना मतलब साइड पे रखें फिलहाल। फिलहाल आप कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट तक ही मैं दो रहे हैं, ठीक है। तो ईओक्यू को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को देखें, और इसके बाद फिर दो और वीडियोस भी हैं जी मेरे पास। तो चले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो।
इसको आप लोग देखें, इसके बाद हम लोग वापस आते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी रिवीजन अभी तक जो हमने पढ़ा EOQ का, उसको इलस्ट्रेटिव फॉर्म में विद एग्जांपल्स, मजीद एग्जांपल्स के लिए वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ, आप रिवीजन भी हो जाएगी और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे आपको। चलिए लेट्स सी।
जी बेटा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने देखा होगा वीडियो थी और इसने काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी थी। वो एग्ज़ाम्पल्स जो हम एक सेकंड जी, शायद ऑनलाइन उस तरह से ना डिस्कस कर सके, तो ये वीडियो की सूरत में हमारे पास एक फैसिलिटी है इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करने की, ठीक है? अच्छा, तो इसमें भी आपने देखा परचेज़ वाला, डिस्काउंट वाला भी इश्यू डिस्कस हुआ था। अब डिटेल में बेशक ना हुआ हो। अभी आप वो ना डिस्काउंट वाले को साइड पे रखें। एक और बड़ी मज़े की वीडियो है ईओक्यू के ऊपर की। मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ये भी 3-4 मिनट की वीडियो, छोटी वीडियो है। तो ये है जी ईओक्यू, तो विदाउट डिस्काउंट्स, बल्कि ये भी सॉरी लंबी वीडियो ही है। और ये वीडियो भी आप देख लें, तो इसके बाद आपको ईओक्यू की एग्ज़ाम्पल्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये 2 वीडियोज़ बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल से भरपूर वीडियोज़ थी। ये दोनों का दुरानिया कुछ 17-18 मिनट बनता है। तो ये दोनों वीडियोज़ आप देख के फिर जो सवाल हो ना इन एग्ज़ाम्पल्स में, वो आप अभी साइड पे नोट डाउन कर लें। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी हम रिज़्यूम करेंगे अपनी क्लास और फिर वहाँ पे आप वो मेरे से सवालात कीजिएगा, ठीक है? तो चलें जी, ये एक और वीडियो है, ये भी आप देख लें, ठीक है? इसके बाद हम फिर डिस्काउंट की तरफ बढ़ेंगे। This, you can move on to my next video on MBAbullshit.com, on EOQ video, on reorder, move on to my next safety story, as I like to start with a story to make it easy to understand. Let's say that your friend Bob wants to buy basketballs from a factory and sell them to his neighborhood. Bob can buy the basketballs at $10 each from the factory, and he plans to sell it in his neighborhood shop for $20 each. He estimates he'll sell around 1,200 basketballs a year. Now at first, Bob thought of just buying around 100 basketballs per month from the factory, which will equal his 1,200 basketballs by the end of the year. However, Bob is kind of irritated at the factory because aside from the $10 cost of the basketball, the factory charges him a silly, crazy $90 ordering fee every time he makes an order. Maybe you've experienced this when you buy stuff from, say, discount airlines or whatever. They like to add on these crazy, silly fees to earn extra money. Well, anyway, so every time he makes an order, they charge him $90 ordering fee. Now, in MBA bullshit language, we call this ordering cost or setup cost, okay? Because sometimes it's not a fee for ordering, it's a fee to set up something, because every time they service you, maybe they have to set up something new just to service you, to give you the service, and so they charge you a setup cost. So if he or Bob orders every month, then he'll have an added ordering fee cost of $90 a month or $1,080 a year. So Bob comes up with a clever plan. I'll just order all 1,200 basketballs only once for the whole year. So I'll just pay the $90 ordering fee one time. That's what Bob says. So he decides to pay $90 a year in ordering fee instead of $1,080. But just when Bob thought he had the problem solved, he sees another problem. He doesn't have any space in his shop to keep many basketballs. Okay? He needs to rent extra space from his greedy, rich neighbor who has a big garage. For any extra space, just enough to store one basketball, his neighbor charges $3 per year. So we'll call this holding cost per unit per year. Okay? So per unit, in this case, we mean for each basketball. Okay? Because one basketball is 1 unit. So in other words, it's expensive for Bob if he orders few basketballs at a time because of the ordering fee or setup cost, which is $90 per order. And it's also expensive for Bob if he orders only a lot of basketballs at one time because of the storage rental fee,
or holding cost, which will cost him $3 per basketball per year, or $3 per unit per year. So what should Bob do now? Should he order a lot at one time, or should he order a little every month? Okay. What is the best number of basketballs that Bob should order at one time? Okay, so that number that we're looking for now is called the economic order quantity, or EOQ. To find out the best or optimal number of basketballs, or EOQ, that Bob should order at one time, we use this super simple formula. The EOQ equals the square root. Now, so that this funny looking thing over here is called the square root. You can find it on your scientific calculator. The square root of 2 multiplied by 1,200 multiplied by $90 divided by 3. Now, where did we get these numbers? Over here. Okay? First of all, this square root over here is given as part of the formula. And this number 2 over here is also given as part of the formula. We did not get it from the story about Bob. Okay? Where did we get the 1,200, the 90, and the 3? It comes from the basic formula over here. 1,200 is the demand per year. So if you remember earlier in the story, it was given in the story that Bob expects to sell about 1,200 per year. So that's where we get it. Okay? Where did we get this $90? That is the setup cost, or letter S. Okay? Remember, every time Bob orders from the factory, that greedy factory charges him a silly fee, a silly crazy fee of $90 per order, or $90 ordering fee, or $90 in setup cost, which is over here. Where did we get this $3? That is the holding cost per unit. That's why we have letter H here. Remember, his greedy neighbor charges Bob $3 for every basketball per year that Bob stores it. So that is the holding fee per year for 1 unit of basketball. So that's here. All right? So if we simplify that further, 2 multiplied by 1,200 multiplied by 90. Okay, so by the way, these letter X's over here, you see these letter X's? Those are multiplication signs, okay? Those are not variables, okay? So 2 multiplied by 1,200 multiplied by 90 equals 216,000 divided by 3. We simplify that further. It looks like this. 216,000 divided by $3 equals 72,000, okay? And then we get the square root of that. So how do you do that on your calculator? Well, that depends on your calculator, but on my own calculator, which is a Casio, you first press the square root number, and then you write the 72,000. So wait, let me try that just to be sure. Yep. So on my calculator, you first press the square root, and then you input the number. Okay, make sure that you do this square root thing in the last part. Okay, you do not type the square root first and then do all these crazy computations. You only use this square root function on your calculator after you have only one figure left inside it, and you push the square root button and then input the number. So the square root of 72,000 is 268.33. So what do we learn from this? We learn that Bob should order 269 basketballs at a time, at each time. All right? So if Bob orders 269 basketballs at a time, he will have the lower cost, or lowest cost overall. Instead of buying, for example, if he buys 250 basketballs at a time, his cost will go up.
Why? Because it's less than 269. If Bob orders more than 269 basketballs at a time, if he buys 280 basketballs at a time, his cost will also go up. The optimal best number is 269. Now, you might wonder, why is this 269? We have the result of 268.33 because we always round it up to a nearer whole number. Well, actually, in this case, it's up to you if you want to round it off to 268 or 269. But you do not leave a decimal place in your actual number. Why don't you leave a decimal place? Because you cannot buy, you cannot buy 0.33 of a basketball, right? Bob cannot tell the factory, hey, give me 268 basketballs and also give me 0.33 of one basketball. You cannot do that. So Bob should order 268 or 269 basketballs at a time, at each time. Now here's a tip, okay? At this number, 269 or 268, at this number, oh, by the way, do you round it off to the higher number, 269 or 268? My professor likes to round it off to the higher number, 269. But your professor might prefer 268. So check that out with him, which one he prefers. Okay? Now, here's a tip. At this number of 269 basketballs, okay, your setup or ordering fee per year will equal your holding and rental cost per year. So the total cost is more expensive when the setup cost and the holding cost is uneven, when they are not the same. So what we're actually doing with this formula is we're finding the number over here with which your setup cost per year or ordering fee per year will equal, okay, will equal your holding and rental cost per year. All right. So that's how simple it is. You're now ready for my next video on MBAbullshit.com about EOQ, or economic order quantity, with quantity discounts. जी बेटा, तो चले जी, मेरा ख्याल है अब इन दो वीडियोस के बाद आपको मजीद एग्जांपल्स की जरूरत नहीं। ये दोनों वीडियोस जो थी एग्जांपल्स से भरपूर थी और इनको दिखाने का मकसद भी ये था कि एग्जांपल्स आपको हो जाए। और देखें, वो तकरीबन वही बातें जो हमने की थी, इवन ये जो राउंडिंग वाली बात थी ये भी हम अभी कर चुके हैं। ये इन वीडियोस में बताई गई थी कि राउंडिंग भी आपने अगर करनी है तो कैसे करनी है, और यूनिट्स की बारी करनी भी पड़ती है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बात की थी बेटा डिस्काउंट्स की, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने पे, तो फिर आपके वो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट भी बदल सकता है। अगर सवाल में, ठीक है, अगर सवाल थोड़ा मुश्किल हुआ और उसमें डिस्काउंट्स भी आ जाएं कि अगर आपको जी 1000 यूनिट बाय करने में या 1000 किलो, जो हमारा एग्जांपल था उसी को कंटिन्यू करते हैं, वो बाय करने में या 1000 जीन्स बाय करने में कितने % डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे। अभी तक जो एग्जांपल्स है उनमें आपने दोनों दो को ऐड किया, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर आपने ईओक्यू कैलकुलेट किया और आपने कहा यही हमारा ईओक्यू है, क्योंकि कोई डिस्काउंट था नहीं। आप 1000 यूनिट बाय करें तब भी एक ही प्राइस थी यूनिट की, एक करेंगे बाय तब भी एक प्राइस थी। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट्स मिले ज्यादा यूनिट बाय करने पे, तो उस केस के अंदर आपका ईओक्यू बदल जाएगा, इन अ सेंस कि उसके अंदर फिर आपको अब ये भी कंसिडर करना पड़ेगा डिस्काउंट्स को भी। तो उसके लिए क्या करना है एग्जांपल के साथ, इसी की अगली वीडियो है, ये जो आपके सामने भी आ रहा है कि नेक्स्ट वीडियो जो ईओक्यू विद क्वांटिटी डिस्काउंट्स, तो ये वाली वीडियो आप देख लें। इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट की वीडियो है, ये आप देख लें। पहले जी ठहर जाए, मैं सवाल एक ले लूं।
या नहीं डिस्काउंट्स वाला वीडियो ही है ना, ये करके फिर काफी है, ठीक है, क्योंकि ये आज ही होगा तो समझ आएगा, ये कल आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये आज करना जरूरी है। चलिए जी मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। All right, so the topic for this video is economic order quantity with quantity discount. Remember, you can always go back to MBA. So this formula, or this topic we're going to learn right now, uses the basic EOQ model, but we add one more variable to make it a little bit more confusing. But don't worry, it's still very easy when you see it step by step. I promise. So just watch it now. So what is this one more variable which will make it more confusing? This is quantity discounts, okay? Now the rules are a bit different, but it is still easy. But please read and listen to the whole problem, because it may seem the same as my basic video, but there are important little differences. So let's go back to our story. Okay? Bob wants to buy basketballs from a factory and sell them in his neighborhood. He'll have to pay higher rent or holding costs. So what is the EOQ of basketballs that Bob should order at one time? Now don't worry, Bob can solve this in 7 easy steps. So let's do these steps right now. Step 1 is write down the different prices available considering the regular price and discounts. While we go to step 3. Step 3, write down the different EOQs for the different prices, which we already computed in the last slide. So step 7, we simply compare and choose which one has the cheapest total yearly cost. Okay? So remember, at $10, okay? So remember, step 7, we write down the different prices. Step 7, we simply compare and choose which one has the cheapest total yearly cost. Okay? So remember, at $10 each, our total yearly cost is this. We did that in step number 6. Okay, we also did this in step number 6. The yearly total cost, if Bob buys 410 balls at a time, is $11,300. And the total yearly cost, if Bob buys 1,000 balls at a time at $8.90 each, his total yearly cost will be $11,455. So now, let me ask you, which one is the lowest? Now you can clearly see that the lowest is this one over here, $11,340. So the answer now is that Bob should buy 410 balls at a time. Okay? At $9 each. Because that is what gives him the lowest cost over here. Okay, so that's how simple it is. Now I know it's confusing in the sense that नहीं बेटा, अच्छा ये वीडियो ना कंप्लीट वाली नहीं थी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें ना स्टेप्स कटे हुए थे, तो कोई नहीं, हम जो हमारी क्लास होगी उसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, जिसमें हम ये वाली एग्जांपल जो है उसको तमाम स्टेप्स के साथ कर लेंगे। और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इन केस अगर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, उस केस में बेटा फिर आपने परचेज कॉस्ट को भी हिस्सा बना देना है टोटल कॉस्टिंग का। मिसाल के तौर पे एक बता देता हूँ, लेकिन लिखा हुआ एग्जांपल इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करा दूंगा, उसकी स्लाइड नहीं मेरे पास मौजूद। मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें और इसमें आपको एक प्राइस का एडिशन कर दिया जाता है कि अगर आप 1000 जीन्स इकट्ठी बाय करते हैं तो एक जीन आपको पड़ेगी $20 की। अगर आप 100 जीन्स या 100 से 500 तक करते हैं ऑर्डर, या 500 से नीचे तक ऑर्डर करते हैं,
100 से ऊपर और 500 से नीचे, तो आपको पड़ेगी $25 की। और अगर आप 100 से भी नीचे ऑर्डर करते हैं तो एक जीन्स आपको पड़ेगी $2900 सॉरी $30 की। अब आपने क्या करना है, आपने तीनों की कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट करनी है। अगर 1000 जीन्स हम इकट्ठी ऑर्डर कर दें तो टोटल परचेज़ कॉस्ट कितनी है हमारी? 1000 इंटू 20,000। अगर हम 500 से 100 के दरमियान करेंगे या 500 करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 500 कर लें, चलिए 100 कंफ्यूजिंग होगा। 500 करेंगे तो 25 यानी 500 इंटू 25 11,000 टोटल कॉस्ट, 11,000 कह रहा हूँ, कितनी बनेगी 500 इंटू 25, हाँ 500 इंटू 25 नहीं 1000 इंटू 25 सॉरी 25,000, क्योंकि करनी तो टोटल आपने 1000 ही है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 100 से कम करेंगे या 29 करेंगे, जो आपने ईओक्यू बनाया, अगर आप 29 करेंगे तो आपको एक जीन्स की कॉस्ट पड़ेगी 30,000, तो 30,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1000 जीन्स की। अब आपने फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी आपको पता है, ठीक है, वो 1000 इंटू 2 1000 इंटू 2 1000 इंटू 2 तीनों के लिए 1000 रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू अगर आप करेंगे 29 का, तो आपको तकरीबन कोई 35 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 1000 से डिवाइड करें तो वो आपको 5 इंटू 35 करेंगे, ये एक अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह 1000 इंटू 1 एक ऑर्डर देना पड़ेगा, 1000 इंटू 5 1 इंटू 5 करेंगे तो $5 ही एक ऑर्डर की कॉस्ट आएगी। तो इस तरह आपने ये तीनों कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट करनी है। इसका मैं एग्जांपल ना आपको स्लाइड में बना के नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। फिलहाल आप ये वीडियो जब दोबारा देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों कॉस्ट का आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू देगा वही आपका ईओक्यू होगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट के साथ आपका एक फॉर्मूला ऐड हो जाता है। चले जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप अभी कर सकते हैं, मैं अभी क्लास एंड नहीं कर रहा। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर आप करना चाहें क्वेश्चन तो अभी कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है यार। मैंने अभी बताया नहीं था आपको, मैंने आपको बताया तो था यार। आप मतलब फोर्थ के फाइनल्स, फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल्स आपको भी बताया यार मैंने। आप मेरा ख्याल उस टाइम थे नहीं क्लास में, तो मैंने आपको ये बताया कि मेरी अपनी पर्सनल राय के मुताबिक आप लोगों की यूनिवर्सिटी जैसे रिज्यूम होगी 1 फरवरी को, मेरे ख्याल में कोई अभी फैसला नहीं हुआ, इसको आप हतमी ना समझें, अभी अफवाह ना उड़ा दीजिएगा। मेरे मुताबिक आपके फौरन एग्जाम्स होंगे, पहले आपके एग्जाम्स होंगे उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेरी पर्सनल राय के मुताबिक। तो आप जहन में रखें कि आपकी तकरीबन 1 फरवरी डेट होगी, यानी तब से हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन है, तो तैयारी उस हिसाब से करें, ठीक है। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि लेक्चर में क्वेश्चन नहीं, आप लोग बेटा ये वीडियो दोबारा देखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखें आप लोग, ठीक है, अल्लाह हाफिज।